नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। खेती किसानी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कॉलेज में प्रशासनिक भवन का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में किया गया। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक विशेष रिपोर्ट। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कॉलेज व प्रशासनिक भवन का शुभारंभ शनिवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कृषि छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए उन्हें देश के कृषि क्षेत्र की समृद्धता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़ी शिक्षा को उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी आवश्यक है। प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे दो लाभ होंगे। एक तो गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी स्वाभाविक समझ होती है, उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि खेती व इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार के बारे में वो अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को और भी बढ़ावा मिलेगा। नई शिक्षा नीति में इसके लिए जरूरी रिफॉर्म्स किए गए हैं। प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे दो लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वाभाविक समझ होती है उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को भी और बढ़ावा मिलेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसके लिए भी अनेक जरूरी रिफॉर्म्स किए गए हैं। साथियों, कितनी ही चुनौतियां क्यों न हो, निरंतर उनका मुकाबला करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। इसी झांसी से, बुंदेलखंड की इसी धरती से आज एक नई गर्जना की आवश्यकता है कि मेरी झांसी, मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कृषि की है। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। जब किसान और खेती उद्योग की भांति आगे बढ़ेगी तो बड़े स्तर पर गांव में और गांव के पास ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार होने वाले हैं। साथियों, इस समय और जब हम इस संकल्प के साथ ही हाल में कृषि से जुड़े ऐतिहासिक रिफॉर्म्स ये सरकार लगातार कर रही है, कई रिफॉर्म्स किए गए हैं। भारत में किसान को
बंदिशों में जकड़ने वाली कानूनी व्यवस्थाएं, मंडी कानून जैसा और आवश्यक वस्तु कानून, इन सब में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इससे किसान अब बाकी उद्योगों की तरह पूरे देश में मंडियों से बाहर भी जहां उसको ज्यादा दाम मिलते हैं वहां अपनी उपज बेच सकेगा। इतना ही नहीं, गांव के पास उद्योगों के क्लस्टर बनाने की व्यापक योजना बनाई गई है। इन उद्योगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिले, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है। इस फंड के माध्यम से हमारे कृषि उत्पादक संघ, हमारे एफपीओज अब भंडारण से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर पाएंगे और प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगा पाएंगे। इससे कृषि क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले युवाओं और उनके सभी साथी, इन सबको नए अवसर मिलेंगे, नए स्टार्टअप्स के लिए रास्ते बनेंगे। जब किसान व खेती उद्योग की भांति आगे बढ़ेगी तो बड़े स्तर पर गांव में और आसपास भी रोजगार व स्वरोजगार के अवसर तैयार होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कृषि सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि आज बीज से लेकर बाजार तक खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने, आधुनिक रिसर्च के फायदों को जोड़ने का काम निरंतर किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका रिसर्च संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों की भी है। तो आइए अब बात करते हैं कृषि साहित्यिक गतिविधि की, और आज हमारी पुस्तक है भैंस पालन। आइए देखते हैं इस पुस्तक चर्चा को। तो इस वक्त हमारे साथ ICAR के SK जोशी जी जुड़ गए हैं, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे वहां की पुस्तक भैंस पालन के बारे में। और आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं जोशी जी का। डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में। जानना चाहेंगे आपसे इस बुक के जानना चाहेंगे आपसे इस बुक के बारे में। जैसा इसका शीर्षक है भैंस पालन, तो लाजमी है इसमें भैंस पालन के संबंधित ही बहुत सारी जानकारियां होंगी। तब भी आपसे जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य था इसके पीछे और इसके लेखक के बारे में कुछ बताएं। जी, जैसा आप जानती हैं कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का एक महत्वपूर्ण योगदान है जी। और जहां हम पशुपालन की बात करते हैं तो दुधारू पशु जिसपे गाय, भैंस, बकरी और ऐसे दुधारू पशु हैं जो कि हमारे किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं और जो हमें दूध देते हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं भैंस पालन पुस्तक की। ये भैंस पालन पुस्तक जो मेरे पास में है, मैं आप अपने दर्शकों को जो है रूबरू करवाता हूँ। यह एक पुस्तक है जो हमारे डॉक्टर SC चोपड़ा और डॉक्टर SK जिंदल द्वारा लिखी गई है। ये केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है हिसार में जी, इनके वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई है जी। वहाँ हिसार द्वारा लिखी गई है, हिसार के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा ये लिखी गई है। इसके पीछे मकसद क्या था? भैंस पालन में और भी ज्यादा बेहतरी हो सके, वैज्ञानिक तरीके जो हैं हमारे पशुपालकों तक पहुंच सके, यही इसका उद्देश्य था। जी हाँ, देखिए हमारे किसान हैं वह खेती के साथ साथ में पशुपालन करते हैं और डेयरी फार्मिंग के जो उद्योग हैं इन सबको मद्देनजर रखते हुए इस पुस्तक के बारे में लिखा गया। और इस पुस्तक में हमारे कौन कौन सी प्रजाति हैं भैंस की, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां भैंस पाली जा रही है देश में विभिन्न, और कौन कौन सी नस्लें हैं, किस्में हैं, और उनकी बीमारियों का निदान और उनसे किस प्रकार से बचा जाए, उनसे कैसे दूध का उत्पादन और बढ़ाया जाए, इन सब विषयों को लेकर एक ऐसी पुस्तक जो सरल भाषा में हमारे पाठकों तक अपनी जानकारी पहुंचाती है, उसको देख के ये पुस्तक लिखी गई है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक संस्थान द्वारा, जो भैंस के ऊपर संस्थान है, उसी के द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा लिखी। जी जोशी जी, तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो भी हमारे किसान भाई बहन भैंस पालन की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर इससे पहले से ही जो जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये बिल्कुल बहुत मददगार साबित हो सकती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा।
जी, तो अगर मैं इसके विषयों के बारे में बात करूं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि प्रजातियों के बारे में इसमें विवरण किया गया है, साथ ही साथ कहाँ किया जा सकता है भैंस पालन, वहां पर जानकारी दी गई है, साथ ही साथ बीमारियों के बारे में भी यहाँ इसमें बताया गया है। तो और क्या क्या विषय इसमें शामिल किए गए हैं? देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था में हमारे जो दुग्ध प्रजातियां हैं, उसमें भैंस का बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान है। जी। और इसी के नजर में जो है इस पुस्तक की हम आज चर्चा कर रहे हैं अपने पाठकों से और अपने दर्शकों से। इस पुस्तक में जो है भैंस की जो प्रमुख प्रजातियां हैं वह है मुर्रा है, जाफराबादी है, मुंडी है और सुरती है और पंढरपुर है। ये सब प्रजातियां जो है विशेष रूप से जो हमारे से अधिक दूध देती हैं, वह प्रजातियों का इसमें विवरण दिया गया है। और भी कई प्रजाति हैं जिसमें विवरण दिया गया है। आप जानती हैं जो भैंस जो है वो केवल दूध के लिए ही नहीं, बोझा ढोने के लिए भी एक ग्रामीण क्षेत्र में जो है इसका उपयोग किया जाता है। खास तौर पे उत्तर में, उत्तर पूर्व में, यहाँ भी मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे अभी भी जो है कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन ग्रामीण जो है इनको एज ए अपना बोझा ढोने के लिए भी काम में लाते हैं और कहीं कहीं तो खेती बाड़ी के लिए भी काम में लाया जाता है। तो उस पुस्तक में एक जानकारी दी गई है। इस पुस्तक में भैंसों का रखरखाव कैसे किया जाए और साथ ही साथ उनके बीमारियों का कैसे निदान किया जाए, ये जानकारी एक सरल भाषा में पुस्तक में बताई गई। जी, तो भैंस पालन से संबंधित जो हम कह सकते हैं हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी इस पुस्तक में शामिल की गई है, ताकि हमारे जो पाठक हैं उन्हें पढ़ सकें और आसानी से समझ सकें कि उन्हें भैंस पालन करते समय कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर हम इसकी उपलब्धता की बात करें, इसके मूल्य की बात करें, तो ये कितना तय किया गया है? ये बहुत ही आप 150 रुपए में एक प्रति इसकी उपलब्ध है। और ये हमारे परिषद के जो संस्थान में हमारा एक सेल्स काउंटर है, उसके द्वारा या हमारे देखने वाले दर्शक हमें इस पते पर भी हमसे पत्र व्यवहार कर सकते हैं। व्यवसाय प्रबंधक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय, कृषि अनुसंधान भवन 1, पूसा, नई दिल्ली 110012। और वो जो देखने वाले दर्शक हैं वह हमें ईमेल द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा पता नोट कर सकते हैं। इसका हमारा पता है ईमेल का bmicar@icar.org.in। तो दर्शक इस पुस्तक का लाभ उठा सकते हैं, इस पुस्तक को हमसे मंगवा सकते हैं और अपनी जानकारी जो भैंस की जानकारी है वह अपनी समस्याओं को इस पुस्तक को पढ़ कर निदान कर सकते हैं। जी, केवल 150 रुपए इसका मूल्य रखा गया है और उपलब्धता भी है इस पुस्तक की। पत्र लिख के भी आप इसको मंगवा सकते हैं और साथ ही हमारे जो विशेषज्ञ हैं जोशी जी, इन्होंने बता दिया है ईमेल के जरिए भी आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। जोशी जी, हम सभी जानते हैं कि दुग्ध उत्पादन में अगर हम हमारे देश की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे स्तर पर बना हुआ है हमारा देश, काफ़ी अच्छे स्तर पर दुग्ध उत्पादन होता है। चाहे हम गाय पालन की बात कर लें, भैंस पालन की बात कर लें, अच्छे स्तर पर ही लोग इसे अपनाए हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इस पुस्तक को पढ़कर लोग और बेहतर तरीके से जब भैंस पालन करेंगे तो किस तरह का परिवर्तन हम देख सकते हैं? देखिए, हमारे किसान लोग जो है वह भैंस और गाय तो पालते ही हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक जानकारी के अभाव से कारण वह मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। तो जो उनके पास में किस प्रकार से इनका रखरखाव किया जाए, इनको जो बीमारियों से कैसे इनका बचा जाए और दूध उत्पादन के लिए कौन कौन से खाद्य हैं या कौन कौन से उनके लिए जो है खाद्य पदार्थ हैं जो उनको देने से उनका दूध का उत्पादन बढ़ सकता है, ये जानकारी भी इस पुस्तक में दी गई है। और जैसे अच्छा स्वस्थ होगा किसी भी जानवर का या हमारी भैंस का, तो उसका सीधी सी बात है उसका दूध उत्पादन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और ये पॉजिटिव प्रभाव के साथ साथ में हमारे किसानों को भी लाभ देगा। जी, तो अगर हमारे पशु स्वस्थ होंगे तभी तो उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता अच्छी बनी रहेगी और इसमें हम कह सकते हैं ये पुस्तक बहुत ही सहायक हो सकती है इन तमाम जानकारियों को हासिल करने के लिए। शुरुआत में आपने जिक्र किया कि इस पुस्तक में प्रजातियों के बारे में भी जानकारी दी गई है कि किस क्षेत्र में कौन सी प्रजाति का हम चयन कर सकते हैं। तो ये कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, वो कोई भी प्रजाति का चुनाव कर लेते हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रजाति का जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, और आप जानते हैं कि जो भैंस है वह एक गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती है,
तो ये प्रायः देखा जाता है कि अब ये जो भैंस है, ये किसी तालाब में या किसी पोखर में जाके अपने तापमान को सामान्य करने के लिए बैठती हैं। जी। तो हमें वो प्रजाति हमें जो है चूज करनी चाहिए जिस प्रदेश में हम रहते हैं। अगर उत्तर भारत में रहते हैं तो हमें वो प्रजाति को हमें चयन करना चाहिए। अगर हम उत्तर पूर्व में रहते हैं तो हमें वह प्रजाति का चयन करना चाहिए जिससे हम उसका दूध या उसका हम लाभ उठा सकें। और हमें ये भी देखना चाहिए कि जिस प्रकार से गर्मी के दिनों में आजकल जो प्रायः देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो भैंस जो है वो किसी गंदे पानी में जो है चली जाती है, बैठ जाती है, उसके लिए रखरखाव के लिए हमें समय समय पर उनका पानी का उन पे छिड़काव करना चाहिए ताकि वह ऐसे तालाब में, ऐसे पोखर में जाने से बचे और वह बीमारियों से बचे। तो अगर वह स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा तो वह दूध देने में भी ज्यादा क्षमता होगी और वह दूध हमको देगी और ये इसको जो है हम उसका लाभ उठा पाएंगे। जी, तो ये पुस्तक काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कई मायनों में हमारे पाठकों के लिए, हमारे पशुपालकों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें भैंस पालन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सम्मिलित की गई हैं। तो ऐसे में अगर हमारे पशुपालक भाई या बहन इस पुस्तक का लाभ लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे विशेषज्ञ ने जो पता बताया है आप वहाँ पर पत्र लिख के या फिर ईमेल के ज़रिए इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। केवल 150 रुपये इसका मूल्य निर्धारित किया गया है और आप इसको पढ़कर अगर भैंस पालन अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इससे फायदा ही मिलेगा। इसके साथ ही जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं कृषि और रोजगार खंड का और आपको बताते हैं क्या खास है आज इस खंड में। तो हमारे साथ हमारे करियर एक्सपर्ट श्री निमिष कपूर जुड़ गए हैं। निमिष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और अधिकतर इस कार्यक्रम में हम जो रोजगार परक किसी न किसी कोर्सेज की बात करते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में खास तौर पर कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र यानी एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे ये एग्री क्लिनिक क्या है, ये एग्री बिजनेस सेंटर्स जो है इनसे हम क्या मतलब समझें। जी, ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जिसे हम कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र के नाम से जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य देश में जो युवा हैं, जो कृषि के स्नातक हैं, पराय स्नातक हैं, डिप्लोमा धारक हैं या उन्होंने एग्रीकल्चर साइंस में या कृषि विज्ञान में 12वीं का कक्षा 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, तो वो एक अपना कृषि क्लिनिक खोल सकते हैं, कृषि कारोबार केंद्र स्थापित कर सकते हैं। ये कृषि क्लिनिक कैसे काम करता है, कैसे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और इसके उद्देश्य क्या है, बहुत सारी चर्चा हम आज यहाँ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो एग्रीकल्चर पास आउट हैं, जिन्होंने स्नातक किया है या 12वां किया है, डिप्लोमा किया है, तो वो एक अपना क्लिनिक बना सकते हैं या कृषि कारोबार केंद्र खोल सकते हैं। और एक ये मैं कहूंगा कि एक तरह का एक स्टार्टअप की तरह इसको शुरू कर सकते हैं और इसको बहुत विस्तार दे सकते हैं। बिल्कुल। निमिष जी, हमें बताएं कि ये जो एग्री क्लिनिक है ये किस तरह से काम करता है। जी, एग्री क्लिनिक में जो फसल है या पशु है उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और एक वो अपना खुद का एक एग्रीकल्चर क्लिनिक खोल सकते हैं। इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे मैंने बताया, जो हमारे कृषि के स्नातक हैं जिन्होंने जो ग्रेजुएशन किया है एग्रीकल्चर साइंस में या एग्रीकल्चर साइंस में कोई डिप्लोमा किया है या 12वीं की कक्षा 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, फसल की जो पद्धति है, पौधों की सुरक्षा है, उपज के पश्चात
कौन सी तकनीकें उसमें हम लगा सकते हैं, पशुओं के उपचार की जो सुविधाएं हैं, खाद और चारा प्रबंधन है, जो फसलों का जो बाजार का मूल्य है, उन सब का ट्रेनिंग जो है कृषि क्लिनिक के अंतर्गत वो पहले तो खुद ट्रेनिंग लेते हैं और कृषि क्लिनिक खोल के वो ये सारी सुविधाएं किसानों को मुहैया करा सकते हैं। बिल्कुल। ये ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है निमिष जी, और क्या इसके लिए 45 जी ये 45 से 50 दिनों का है जी। जी जी बिल्कुल। और इसके साथ ही जैसे कि आपने बताया कि ये प्रशिक्षण प्राप्त करके जो युवा है वो अपना एक स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, तो इसके लिए पूंजी की काफी आवश्यकता होती है। तो क्या इस योजना के तहत किसी तरह की वित्तीय सहायता भी मिलती है युवाओं को? जी जी, इसमें बहुत अच्छी वित्तीय सहायता मिलती है। पहले मैं ये पूरी तरह से बता दूं कि इसको आप समझ लें कृषि क्लिनिक के लिए मैंने बताया, उसी तरह से दूसरा इसमें जो स्टेप है वो है कृषि कारोबार केंद्र, एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर। ये जो कृषि कारोबार केंद्र है उसमें भी जो हमारे ग्रेजुएट एग्रीकल्चर में कर चुके हैं या जो स्नातक या डिप्लोमा या इंटरमीडिएट जिन्होंने कृषि विज्ञान से किया है, वो इसमें कृषि कारोबार केंद्र के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। और उसके बाद जो कृषि के उद्यम जो उपकरण होते हैं इस एग्रीकल्चर के, उन उपकरणों को वो इकट्ठा करके सेंटर में उसके रखरखाव की जानकारियां, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांस के बारे में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, उसकी जो उद्यमिता विकास है और फसल की कटाई के पश्चात जो उसका प्रबंधन होना है फसल का, उसके उपकरण ये किराए पे दे सकते हैं ये। और इस केंद्र में बहुत सारे एग्रीकल्चर के कारोबार से जुड़े ट्रेनिंग दी जाती है युवाओं को। तो इसमें नाबार्ड जो हमारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है जी, ये 20 लाख रुपए तक का लोन देता है। और इसमें जो सब्सिडी भी बहुत अच्छी है। सब्सिडी जो है हमारे जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको करीब 36% सब्सिडी दी जाती है, और जो हमारे ओबीसी और जो आरक्षित वर्ग है उनको करीब 44% इसमें सब्सिडी मिलती है। तो नाबार्ड में इसमें कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र के प्रशिक्षण के बाद आप नाबार्ड में अप्लाई कर सकते हैं, और आपके कृषि क्लिनिक में या कृषि कारोबार केंद्र में आपने जो योजना बनाई है, आप क्या उसमें करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे मानक हैं। आप किस तरह के कारोबार में जाना चाहते हैं, किस तरह का स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो उसमें 20 लाख से 25 लाख तक का लोन भी मुहैया हो सकता है। और अगर आप एक समूह के तौर पे अपना उद्यमिता का विकास कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर एक समूह के रूप में जिसमें 5-6 लोग जुड़े हुए हैं या 5-6 लोग से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें 1 करोड़ तक का लोन का प्रावधान है जी। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है हमारे जो कृषि के क्षेत्र में युवा आना चाहते हैं और इसमें अपना करियर बनाना बिल्कुल, और बहुत बड़ी वित्तीय सहायता जो है वो युवाओं को इसमें मिलती है। निमिष जी, अब जानना चाहेंगे कि ऐसे में जो युवा है जो इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं वो कहाँ संपर्क करें? जी, उसके लिए मैं एक वेबसाइट आपको बताऊंगा और इसका एक टोल फ्री नंबर भी है, वो भी आपको मैं दूंगा। लेकिन यहाँ मैं फिर बता दूं, जो हमारे दर्शक हमें अभी सुन रहे हैं वो इस स्कीम के बारे में और अधिक जान लें कि अगर आप किसी भी कृषि विश्वविद्यालय जो यूजीसी से या आईसीआर से मान्यता प्राप्त है, वहां से आप स्नातक हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कोई डिप्लोमा धारी हैं, या आपने राज्य सरकार की संस्तुति पर कृषि और सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन आप किसी ऐसी एजेंसी के संग जुड़े हुए हैं, या आप जैविक विज्ञान में स्नातक हैं जहां आपने एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा है, या आप यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी स्नातक पाठ्यक्रम में 60% तक अंक आपके आए हैं, और आपने अगर इंटरमीडिएट किया है और आपके 55% तक अंक हैं कृषि विज्ञान से, आपने जो 12वीं क्लास की है, या आप स्नातक के पश्चात आपने कोई डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है जिसमें आपके 60% अंक आए हैं, तो उसके लिए आप इन जो कोर्सेज मैंने ये आपको बताया, कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र, इसमें आप अप्लाई करें। और जहां आपको अप्लाई करना है वो आपको मैं उसका वेबसाइट बता दूं, आप ध्यान से सुन लें। ये है www.acabcmis यानी एग्रीकल्चर सेंटर एंड बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर करके ये उसका पूरा ये संक्षेप है, acabcmis.gov.in।
तो ये इस वेबसाइट पर जाएं और अगर आप साधारण तौर पर अगर आप इंटरनेट में भी सर्च करेंगे एग्री क्लिनिक या एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर, तो भी आपको ये इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। और ये 45 दिनों का ये ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको बहुत सारे आयाम मिट्टी से जुड़े, पशुओं की देखभाल और कैसे आप अपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उसमें ये ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के बाद आप जो अपना प्लान करते हैं ये क्लिनिक खोलने का या एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर का जो प्लान करते हैं, फिर आप नाबार्ड में अप्लाई करेंगे। जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड में आप अप्लाई करेंगे। और मैं समझता हूँ उसमें जो मैंने बताया कि 20 से 25 लाख रुपए तक का लोन, और अगर आप समूह में अप्लाई करते हैं तो लगभग 1 करोड़ का लोन मिलता है और इसमें बहुत आकर्षक बड़ी सब्सिडी मिलती है। और हर राज्य में इसके ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। हर राज्य में आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको ये सारे अपने राज्य के सेंटर मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई समस्या आती है, आपको सेंटर नहीं मिलता है, तो आप नाबार्ड से संपर्क कर लें। तो नाबार्ड में जो नोडल ऑफिसर हैं जो एग्री क्लिनिक के या एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर के, वो आपको उस केंद्र तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। अब क्योंकि देखिए ये कोविड का समय है और बहुत बड़ी तादाद में युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, या बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो स्नातक हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर साइंस से अपनी पढ़ाई की है या 12वीं पास की है, डिप्लोमा धारक हैं, उनके लिए बहुत बड़ा और बहुत सुनहरा अवसर है। क्योंकि इस समय सरकार जो है, सरकार का लक्ष्य है इनकम को, फार्मर्स की जो इनकम है, जो हमारी एग्रीकल्चर की इनकम है, वो 2022 तक दोगुना करना। बिल्कुल, तो इस अवसर का जो युवा है वो जरूर लाभ उठाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। निमिष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे आज के कृषि परिक्रमा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।